नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे वन्यजीवों का आक्रोश, सिस्टम खामोश की। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार हो रहे जंगली जानवरों के हमले ने गढ़वाल और कुमाऊं के सभी क्षेत्रों में रह रहे लोगों की नींद उड़ा रखी है। आंकड़ों की बात करें तो सन 2000 से लेकर अब तक 1264 लोगों की मौत और 6500 से अधिक लोग घायल हुए हैं जंगली जानवरों के हमलों से। पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो गुलदार, भालू, बाघ के लोगों पर हमले, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में हाथी, बंदरों के द्वारा फसलों का नुकसान देखा जा रहा है। सही मायने में कहा जाए तो प्रदेश में मानव वन्यजीव संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। वन विभाग, शासन, प्रशासन पूरे प्रयास भी करता दिखाई दे रहा है, लेकिन अब तक कोई नतीजा राहत वाला सामने निकल कर नहीं आ रहा। वहीं प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में जंगली जानवरों के आतंक के कारण इसका प्रभाव स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई पर भी हो रहा है। आपको बता दें कि जंगली जानवरों के डर से प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के स्कूलों के खुलने व बंद करने का समय भी बदल गया है। शासन द्वारा कैब गाड़ियों की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी प्रकार से कोई हानि न हो पाए, लेकिन जंगली जानवरों के पांव अब स्कूल तक भी पहुंचने लग गए हैं। बीते दिनों की बात करें तो प्रदेश के चमोली जिले के पोखरी स्थित हाई स्कूल में ही घुस कक्षा का दरवाजा तोड़कर भालू द्वारा 11 साल के बच्चे को उठा लिया गया और घायल किया गया। गनीमत ये रही कि स्कूल की, आपको बता दें कि छात्रा के जज्बे और शोर मचाने के कारण भालू ने आरव को झाड़ियों में ही छोड़ दिया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। मंगलवार को भी इसी प्रकार एक छात्रा के स्कूल जाते समय रास्ते में भालू दिख जाने के कारण जान बचाते हुए भागते भागते गिर जाने से हालत जख्मी होने की बात सामने आई। स्कूल प्रबंधन ने एम्बुलेंस बुलाकर छात्रा को उपचार के लिए भेजा। ये कोई नए मामले नहीं है, इससे पहले भी इसी प्रकार से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है तो कई लोग घायल भी हुए हैं। तमाम प्रकार के जंगली जानवरों के हमलों की घटनाओं के मामलों ने सबकी नींद उड़ा रखी है। विपक्ष भी लगातार सरकार के सुरक्षा पैमानों पर सवाल खड़े करता दिखाई दे रहा है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान होंगे हमारे साथ में, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में निरंतर चल रही मानव वन्यजीव संघर्ष को देखते हुए मुख्यमंत्री धामी द्वारा केंद्र से मदद मांगी गई है। साथ ही बड़े स्तर पर रणनीति जानवरों के हमलों को रोकने के लिए बनाने की भी बात कही है। मुख्यमंत्री धामी ने इस मुद्दे पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से भी चर्चा कर सहयोग का अनुरोध किया है। मानव वन्यजीव संघर्ष राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती को हल करने के लिए जगह जगह रेस्क्यू सेंटर स्थापित कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो ग्राउंड पर सक्रिय रहकर नियमित गश्त करें और किसी भी कीमत पर लोगों के जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। क्या 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 हुआ बच्चा, क्या हुआ है? क्या हुआ? सर हम आ रहे थे सर, वालों इसको लेके सीधा उधर गए। हाँ? सर फिर इस रात पता नहीं उधर। ये बच्चा है हमारा आरव। अब देखो, कल ये घटना हुई भालू की और आज ये दूसरी घटना। इसको हम झाड़ी से लाए इस तरह से, पीछे से पकड़ करके यहाँ से पकड़ करके, और इसके पीछे जिसको बचाने के लिए बालिका गई, इसको भी चोट आई है। आज हमने विद्यालय देर से शुरू किया था। हमने कहा था 9 बजे बाद आप विद्यालय में आना। ये बच्चे 9:15 साढ़े 9 के करीब विद्यालय पहुंचे हैं और फिर से ये घटना आज भालू ने फिर से क्लास में आकर के, मतलब बच्चे स्कूल में आ गए थे, उसके बाद इसने इसको भगाया है। उन बच्चों की निश्चित रूप से बहुत उन्होंने हिम्मत का काम किया है। आरव और दीपिका, आज मैंने दोनों ही बच्चों से बात की थी और सच में उनकी मैं हिम्मत की बहुत सराहना करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। उनके सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हमारी सरकार जान माल की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से हम संवेदनशील हैं। मैंने भारत सरकार के हमारे वन मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी से भी अनुरोध किया है कि हमको फेंसिंग के क्षेत्र में और जो भी सुरक्षा के जितने भी नियम हो सकते हैं उन नियमों में, मानकों में छूट देकर हमारे यहाँ पर जान माल की जो क्षति हो रही है, जो ये मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ा है, उसमें हमारे राज्य की मदद होगी। देखिए, मैं जो वन्य जीवों द्वारा हमारे जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो आए दिन बढ़ते हुए जो प्रहार हो रहे हैं, जैसे भालू के द्वारा, बाघ वगैरह के द्वारा कई सारी मौतें भी हुई है,
वो बड़ी चिंता का विषय है। मैंने इस संबंध में आपने देखा होगा पिछली बार जो है कई इसी तरीके से फॉरेस्ट विभाग के काले कानूनों की वजह से ये सब कुछ जो चीज़ें जो है ये हमारे लिए एक हडल बन रही है। लेकिन मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में वार्ता करी कि अगर भाई एज उत्तराखंड जैसे राज्य, क्योंकि देखिए जब जंगलों में आग लग रही, कई सारे पर्यावरण को हम संरक्षित नहीं करेंगे, इसी बात की तो दिव्या ज्योति जी ने बात करी, तो जो है भालू है या वगैरह हैं तमाम जो है गांव की तरफ आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर एक सकारात्मक कदम उठाया है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार जंगली जानवरों के गांवों की ओर बढ़ने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। जंगलों में भोजन की कमी या बदलाव, मानव गतिविधि बढ़ने से उनके प्राकृतिक आवास का सिकुड़ना, कचरे और पशुधन की उपलब्धता, भालू गुलदार का प्रजनन काल जिससे वो अधिक आक्रामक रहते हैं, मौसम का पैटर्न बदलने से जंगली जानवरों का स्वभाव भी बदला, कोने कोने तक सड़क पहुंचने और वनों के ऊपर हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट भी वन्य जीवों के विचलित होने का कारण है। लगातार वन्य जीव मानव संघर्ष में टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर नुकसान दोनों तरफ का हो रहा है। अब तो विपक्ष के पास भी ये मुद्दा सरकार को चिताने के लिए काफी है। लगातार प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी जारी है, लेकिन इस समस्या से निपटने का इलाज किसी के भी पास नहीं है। सरकार सहित वन विभाग का पूरा सिस्टम अब तक मानव वन्यजीव संघर्ष पर फेल नजर आ रहा है। सत्ता पक्ष सफाई देता नजर आ रहा है और आम जनता को आए दिन जंगली जानवरों के हमलों से लड़ना पड़ रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सरकार जंगली जानवरों से आम जनमानस की रक्षा नहीं कर पा रही है। सरकार का यह कहना कि जंगलों में जंगली जानवरों के लिए उनके जो है राशन कम पड़ रहा है, जिस कारण उनको जो है मानव के ऊपर हमला करना पड़ रहा है। हमारा यह कहना है, जंगल कौन काट रहा है? अगर इसकी हकीकत देखेंगे तो सरकार के नुमाइंदे ही जंगल खत्म कर रहे हैं। ऐसे में जो बूढ़े जानवर हैं वो जंगल में शिकार नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण उनके लिए सॉफ्ट टारगेट जो है गांव के मानव है। देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से वन्य जीवों के हमले हो रहे हैं, लगातार ये घटनाएं आ रही हैं, ये चिंता का विषय है। आज जंगली जानवरों के हमले से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और कई लोग घायल हो चुके हैं। कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे स्कूल जाने से भी कतरा रहे हैं। पेट्रोलिंग करके उनके परिजन और गाँव के लोग उनको पहुँचा रहे हैं और बच्चे भी जंगली जानवरों से लड़ते हुए देखे जा रहे हैं। सरकार ने इसके लिए कोई ऐसी नीति नहीं बनाई जिससे हम इस प्रकार के हमलों को रोक सके। वहां से भी आएगा तो कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं पहाड़ के अंदर, जिसका समाधान हमको ढूंढना पड़ेगा। ये बात सही है कि हमको प्रयास करने पड़ेंगे कि कैसे करके हम ये वन्य जीव और मानव का संघर्ष कम कर सकते हैं। ये समाप्त तो करना संभव नहीं है क्योंकि सभी जगह है, लेकिन ये कम किया जा सकता है। ये पहले भी रहा है, ऐसा नहीं कि पहले नहीं होता। पहले भी घटना हुई तो पहले छुटपुट होती थी, आज थोड़ा घटनाएं ज़्यादा बढ़ गई हैं, जानवर ज़्यादा हो गए हैं, लोग कम हो गए हैं। पहले ये भी देखने में आता था कि गाँव में इतने लोग होते थे कि जंगली जानवर उसके आसपास आने में भी डरता था, नहीं आता था। लोग मवेशी पालते थे, तो मवेशी पालते थे, जब मवेशी जंगलों में चरने जाते थे तो बाघ वहीं कोई गाय खा लेता था, कभी कोई बच्चियां मार देता था, कभी कोई बकरी मार देता था, तो संभवतः उसकी उदर पूर्ति उससे हो जाती थी। अब मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ रहा है, जो कि चिंता की बात है। वहीं अब पहाड़ों के बाद मैदानी क्षेत्रों में भी लगातार जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है। सवाल कुल मिलाकर अब यही है कि राज्य सरकार ने भी बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों से गुजर रहे ग्रामीण क्या ऐसे ही मानव वन्यजीव संघर्ष करते रहेंगे? क्या सरकार मुआवजे को ही इसका समाधान मान रही है या सरकार प्रशासनिक तंत्र मूक दर्शक बने रहेंगे? इसका जवाब शायद अभी तक किसी के पास नहीं है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। हमारे साथ में राजेश्वर पैनली, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आशीष सैनी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, और हमारे साथ में उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं केंद्रीय महामंत्री संगठन IT प्रकोष्ठ बलवीर सिंह रावत जी हैं। PC थपलियाल वरिष्ठ नेता यूसीएसएम की ओर से हमारे साथ में है। रविंद्रनाथ कौशिक जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ मेहमान हमारे साथ में अभी कार्यक्रम में थोड़ी देर से जुड़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत राजेश्वर पैनली जी के साथ में करना चाहेंगे। राजेश्वर जी, आखिर मानव वन्य जीव संघर्ष कब खत्म होगा? लोगों की जान जा रही है, आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं। क्या वजह है कि आखिर अभी तक इस पर लगाम नहीं लग पाई है?
अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सभी दर्शकों को भी नमस्कार। और माननीय हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन की भी सबको शुभकामनाएं। जो भी आपकी रिपोर्ट आ रही है वो रिपोर्ट भी बड़े क्लियर कट बता रही है कि क्यों संघर्ष बढ़ते जा रहे हैं, और लगातार जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स भी आ रही है उसका कारण जो आ रहा है वो लगातार यही कारण से आ रहे हैं कि जो आबादी क्योंकि पहाड़ों में कम होती जा रही है, जानवरों की आबादी बढ़ती जा रही है, वाइल्ड जानवरों की मतलब बेसिकली जंगली जानवरों की, और उनको इजी टारगेट जो है गांव मिलते जा रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन गांव में कम है, एक नंबर 2 जो उपलब्धता भोजन की उपलब्धता जो उनके हिसाब से बनती है, नंबर 2, नंबर 3 जो उनका इस टाइम जो एक एटमॉस्फेयर मिलता है उनको आसानी से शिकार कर लेने का, वो भी गांव में उनके आसपास मिल रहा है लगातार। उन सब चीजों के कारण से लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां तक सरकार की बात है, सरकार उसमें जो भी संभव चीजें हैं, चाहे केंद्र सरकार से जो भी साइंटिफिक लेना है, प्रोफेशनल लेना, की बात सिर्फ उत्तराखंड की नहीं है, हम क्योंकि उत्तराखंड में सीमित है, बात हिमाचल में भी वही हो रही है। बात अगर आप प्लेन्स में जाएं तो वहां पर भी दिक्कत आ रही है, बात आप विदेशों में जाएं तो वहां पर भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं से जानवरों का कॉन्फ्लिक्ट ह्यूमन के साथ लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके कारण कई हो सकते हैं, क्या क्या कारण से जो हम कुछ तो आप भी बता रहे हैं, कुछ हम लोग समझ भी रहे हैं, कुछ साइंटिफिक साइंस बता रही है, लेकिन उन चीजों को वास्तव में कैसे रोका जाए, एक तो प्रिवेंटिव मेजर्स है और एक है जो आपके जो अगर कुछ हो जाती है घटना तो उसको ले, देखिए जो घटनाएं हो जाती है उनको रोकने के लिए उनके मतलब समाधान या उनके लिए जो कंसोलेशन जो दिया जा सकता है उसकी तरफ सरकार अक्सर है। घटनाएं कम से कम हो, रुके किसी ढंग से, उसके लिए भी लगातार चाहे रेस्क्यू टीम बनाने की बात करें, चाहे स्कूल के टाइमिंग चेंज करने की बात करें, चाहे बच्चों के स्कॉट्स ले जाने की बात करें, वो सारी बातें सरकार कर रही है। और कैसे जो है गांव के आसपास के जंगलों को जो या झाड़ियों को काटा जा सके जिससे उनका इजी प्रवेश न हो सके, जंगलात मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेकर के जो लोकल बॉडीज है उनको भी लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि जगह जगह लाइटिंग की व्यवस्था की जाए या सौर ऊर्जा की लाइटिंग की, जिससे कि गांव में लगातार प्रकाश रहे, क्योंकि अधिकतर घटनाएं ऐसे होती है जब धुंधले सुबह में होती है या फिर शाम को होती है, जबकि नॉर्मली ह्यूमन जो मूवमेंट होता है वो बहुत कम होता है, उस टाइम नॉर्मली ज्यादा वो घटनाएं होती है। तो उन सब चीजों को रोकने की भी व्यवस्था की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि कोई इसका साइंटिफिक और अच्छा सोल्यूशन भी निकले जिससे हमको कम से कम कह सके। आप कहें कि 100% कभी चीजें कम हो जाती है, कई कारण होते हैं कि कई बार नरबच्छी हो जाते हैं, कई बार दूसरे जो जंगली जानवर उनको लगता है कि यह आसान तरीका है कि ह्यूमन बॉडी पे करो, क्योंकि जंगलों में जो जानवर होते हैं उनके भागने की स्पीड और दूसरी चीजें वो अलग तरीके से बने, तो एक मैन ईटर जिनको कहा जाता है वो इसलिए डेवलप हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इजी टारगेट, और दूसरा उनके अपने एजेस के कारण से भी वो दिक्कत आती है। तो जहां तक सरकार की बात है, सरकार उसमें पूरी तरह से मुस्तैद है, सबके साथ खड़ी है। आपको आपके चैनल के माध्यम से या और कहीं भी किसी भी माध्यम से, चाहे विपक्ष की तरफ से भी कोई भी जो संतुलित और जो प्रैक्टिकल सजेशन आएगा उसके लिए भी सरकार हमेशा लेने को तैयार और एक्ट करने के लिए तैयार भी। चलिए, और मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आशीष सैनी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। सर, राजेश्वर जी के जवाब से आप कितना संतुष्ट हैं? सरकार क्या कुछ कर रही है? क्या वाकई संतोषजनक कार्रवाई भी मान ली जाए इसको? क्या संतोषजनक एक्शन लिए जा रहे हैं मानव वन्यजीव संघर्ष जो बेलगाम हो गया है उस पर लगाम लगाने के लिए? देखिए, दो चीजें राजेश्वर जी के बयान में सामने आई और जो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी के बयान से इन्होंने उसका संदर्भ लिया है। इसमें ये कहा गया कि जो मुख्यमंत्री जी का बयान है, क्योंकि राजेश्वर जी को तो अभी शायद वो धीरे धीरे याद करने में समय लगेगा, इन्होंने कहा कि एआई पासवर्ड कैमरे, यानी जहां पर जानवरों की मूवमेंट होगी तो कैमरे से उनकी रिकॉर्डिंग करके उनके बारे में जानकारी जुटाई जाए। दूसरा कहा गया कि सोलर फेंसिंग की बात की गई। इन्होंने कहा कि लाइट लगाई जाए, सोलर लाइट लगाई जाएगी। हमारा ये कहना है कि सोलर फेंसिंग करने के लिए ग्राम सभाओं के लिए क्या बजट जारी कर दिया गया है? अगर जारी नहीं हुआ है तो उसका मतलब अभी वो कंसेप्ट लेवल पर है। तीसरी चीज जो जरूरी है कि जो जानवरों की मूवमेंट आती है, जानवरों में भालू भी है, जानवरों में शहरों में आएंगे तो कुत्ते भी उतने खतरनाक हैं, बंदर हैं, कहीं और भी कई तरह के जानवर अलग अलग जगहों पर हैं।
तो उनके नसबंदी सेंटर बनाए गए हैं, एएससी सेंटर, वो एएससी सेंटर अभी काम करना शुरू नहीं कर पाए हैं। ये केंद्र सरकार की ओर से और वन पर्यावरण अधिनियम के दृष्टिगत रखते हुए एएससी सेंटर बनाए जाने के लिए वहां काम की शुरुआत हुई है। अभी तक कोई एएससी सेंटर मेरी जानकारी में नहीं जो चलना शुरू हुआ होगा। तीसरा, इन्होंने कहा कि वन विभाग के अधिकारी और साथ साथ जो वन क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोग हैं उनको ये आधुनिक हथियार ऐसे उपलब्ध कराए जाए जिसे हम एयर पिस्टल के रूप में इस्तेमाल करते हैं या एयर गन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जानवरों से बचाव भी कर सके और जानवर मरे नहीं, केवल डर के भागे। तो इसके जो उपाय है, मान लो आप मेरे गांव में यदि सुरक्षा के उपाय कर रहे हो और मुझे आपने एक एयर पिस्टल उपलब्ध कराई है या एयर गन उपलब्ध कराई है, तो वो काम सरकार को उपलब्ध कराना है, सरकार ने उसके लिए बजट जारी नहीं किया है। दूसरी बात, तो यदि इन 3 कामों के लिए सरकार ने अभी केवल भाषण दिया है, बजट जारी नहीं किया है, राज्य के लोग जानवरों के खतरे में जी रहे हैं। हमारा राज्य वन क्षेत्र का राज्य है, चारों तरफ वन है, उसके बाद वन क्षेत्र से जानवर बाहर आ रहे हैं, उसके वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं, वैज्ञानिक जांच और वैज्ञानिक स्तर पर समाधान होगा। मुझे वो गरिमा जी बताइए कि कौन से वैज्ञानिकों का दल गठित किया गया है जो इस मामले में अपनी रिपोर्ट दे रहा है। तीसरा, वन क्षेत्र के अंदर अतिक्रमण और वन क्षेत्रों में जैसे कूड़ा फेंका जाता है, तो वो जो कूड़ा है वो जंगली जानवरों को आकर्षित करता है। जंगली जानवर कूड़े के और अन्य चीजों के लालच में वहां आते हैं और फिर वो स्थानीय नागरिकों पर हमला करते हैं। ये कूड़े के निस्तारण के लिए भी यदि ग्राम सभाओं में कोई काम किया गया होगा या काम किया जाना प्रस्तावित है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है और इसके लिए भी बजट जारी नहीं हुआ है। ग्राम सभाओं को ही मजबूत करने की आवश्यकता है कि ग्राम सभा में जो लोग रहते हैं, हम उत्तराखंड के जो लोग हैं, हम जंगल में रहने के और जंगल के साथ जीने के अभ्यस्त हैं, तो आप हमें मजबूत कीजिए ताकि हम लोग अपने जंगलों की भी सुरक्षा कर सके और जंगलों में जो कोई तस्कर या कोई और घुसते हैं तो उनसे भी रक्षा कर सके। असली स्थिति है कि तस्करों की क्या भूमिका है। आप इसमें इस सारे प्रकरण में अभी तक तस्करों की भूमिका को नहीं देखा गया है। तो इस काम में इन 4-5 पॉइंट्स को रखकर अगर देखा जाएगा तो हम ये जानने की और बढ़ सकेंगे कि जानवर अचानक हमला क्यों कर रहे हैं, एक बार। दूसरा विषय, सरकार उसके लिए बजट जारी कर रही है नहीं कर रही है, सरकार के पास कोई एक्शन प्लान है या नहीं है, तो उसका अभी मुझे जानकारी है नहीं और मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा नहीं की है। वरना मुख्यमंत्री जी ने अभी एक घोषणा करी कि कोई व्यक्ति घायल होगा या मृत होगा तो उसका मुआवजा बढ़ाया गया है। भाई, मुआवजे की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता रक्षा करने की है। इसलिए गरिमा जी, ठोस काम पर अभी काम का अभाव है। हमने जो सुझाव दे रहे हैं उस पर सरकार काम कर ले, और सरकार जब काम करती है, ये टीवी चैनलों पर तो पूछते हैं कि विपक्ष के लोग क्या कह रहे हैं, क्या सुझाव दे रहे हैं। भाई, आप जब मीटिंग बुलाएं तो हमारे विपक्ष के 4-5 विधायकों को बुला लिया कीजिए, हम बता देंगे आपको। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है कि सुझाव देने के लिए विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है। और बात सही है कि अगर विपक्ष के आप आरोप समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, जो भी विपक्ष कहता है, सिर्फ उन चीज़ों को ही जनता की आवाज़ समझ ले और उस लिहाज से काम करें तो शायद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। थपलियाल साहब हमारे साथ में वरिष्ठ नेता यूएसएसएम की ओर से है। बहुत स्वागत थपलियाल जी आपका। थपलियाल जी, क्या कहना चाहेंगे, आखिर कब थमेगा जंगली जानवरों का यह आतंक और बेलगाम जानवरों पर लगाम कब लगेगी, क्योंकि लोगों की जान जा रही है, लगातार संघर्ष बढ़ता जा रहा है। देखो, राज्य का जो रजत जयंती समारोह हमने इस समय मनाया और उस रजत जयंती समारोह के पीरियड में जंगली जानवरों का इस तरह से जो आतंक हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ है, ये किसी आपदा से कम नहीं है। और ये इसको समझना भी बहुत सरल नहीं है इस चीज को कि अचानक, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से लेकर आज पूरे उम्र बिता ली, अपनी जीवन बिता लिया है, लेकिन जंगली जानवरों का इस तरह का व्यवहार जो 100% हमें प्लान करने के लिए मजबूर कर रहा है, और उसमें जिस तरह से स्कूल के बच्चों तक का अटैक भालू ने किया है, तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ये राजनीति से ऊपर उठकर बात करने का विषय है। यहाँ पे हम कितना कर दें कि साहब हमने फेंसिंग कर दी है। फेंसिंग क्या करोगे तुम, क्योंकि आदमी को खेतों में जाना पड़ता है, पहाड़ में हमें घास लकड़ी के लिए जाना पड़ता है, हमें स्कूलों में जाना पड़ता है, तो हमारी सीमाएं असीमित हैं और उन सीमाओं में तुम फेंसिंग क्या करोगे, तुम्हारी लाइट साइट सब। क्योंकि यहाँ देहरादून, इनफैक्ट ऐसे लोग यहाँ चौधरी बन गए हैं जिनको पहाड़ की पीड़ा का ABCD नहीं मालूम।
तो ये बड़ी समस्या है, क्योंकि हमने तो राज्य इसलिए लिया था ये सोच के कि लखनऊ से हटकर हम अपनी पहाड़ की पीड़ा को समझते हैं, इसलिए हमारा राज्य होगा और हम बहुत अच्छे ढंग से इसको डेवलप करेंगे, देवभूमि के जो स्वरूप है उसको लौटाएंगे। लेकिन ये 25 सालों में रजत जयंती के टाइम पे ये राक्षस भूमि बन गई है। यहाँ पे जिस तरह से अभी देखिए आप उर्मिला का जो तांडव है, और जिस तरह से पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता नंगे हो रहे हैं, तो इनका आतंक भी भालू और गुलदारों से कम नहीं है। ये बड़ी चिंता है कि इन भालू गुलदारों के भविष्य के रूप में यहां मैदान में अटैक कर रहे हैं और पहाड़ में हम लोग भागने के लिए मजबूर हैं। अब समस्या ये आती है कि आखिर सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट, अभी जैसे कि सैनी साहब पूछ रहे थे कि बताओ कौन है वो वैज्ञानिक, यहां तो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, यहाँ पे पूरे देश का विख्यात इंस्टीट्यूट है, जिसमें कि जंगली जानवरों के व्यवहार का अता पता किया जाता है। और उसके ऊपर हमारे पास यहाँ पे इंडियन रिमोट सेंसिंग है, जो हिंदुस्तान का सबसे प्रतिष्ठित है, चप्पा चप्पा जिसकी नजर में रहता है, उसके लिए सीसीटीवी और ये शो है, उससे बहुत भयंकर कैमरा इसरो के पास है, जो हमारी कालिदास रोड देहरादून में है। लेकिन इन तमाम चीजों में अगर हमारे पास विजनलेस नेता हैं, हमारे पास माफिया प्रस्त नेता हैं, हमारे पास ऐसे नेता हैं जो इस राज्य के संसाधनों को बेचने में उतारू हो रखे हैं, तो हम करें तो क्या करें। हमारी मजबूरी ये हो चुकी है कि हम अब अंधेरों में हाथ मारते हुए, इन जंगली जानवरों के आतंक से पीड़ित होते हुए, हमें बहुत ही घबराहट हो रही है कि आखिर हमने राज्य लिया क्यों। ये राज्य हमने ऐसे लोगों के हाथों में दिया कि हमने छोड़ दिया ये महेंद्र भट्ट जैसे प्रदेश अध्यक्ष क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या मुख्यमंत्री, उनको पता ही नहीं कि किस तरह से हमें इस राज्य की जनता को इसकी पीड़ा को समझना है, उसको आगे बढ़ाना है। ये किसी को मतलब नहीं है। हम अनाथ हैं और बद्री केदारनाथ के आशीर्वाद से हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और शाम को 4 बजे इस समय पहाड़ के लोग अंदर कमरों में हो जाते हैं, और ये जो यहाँ बकवास कर रहे हैं इनके बूते के बाहर है। मैंने कहा सैनिक बहुल्य राज्य है, सैनिकों पे विश्वास करो, सैनिकों को हैंड ओवर कर दो अपने पहाड़ को। तुम उपनल को जिस तरह से उपनल बना ही इसलिए था, उपनल में एक शल ये जंगली जानवरों के लिए पुरुष सैनिकों का खोल दें, हम बहुत बड़ी तनख्वाह नहीं लेंगे, हम बहुत छोटी जैसे तनख्वाह में पूरे आज उपनल के कर्मचारी पूरे राज्य की व्यवस्थाओं को संचालित कर रहे हैं, और उनके साथ भी खेल खेल रहे हैं। देखिए क्या षड्यंत्रकारी नेता हमको दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। मोदी जी, ऐसे षड्यंत्रकारी नेताओं को जल्दी से बदलो, और यहाँ पे ऐसे लोगों को लाओ। यहाँ इंटेलेक्चुअल का स्टेट है, यहाँ तो बुद्धिजीवियों की, जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दे रखा है, जिन्होंने डिफेंस सीडीएस दे रखा है, उस राज्य की स्थिति ये हो चुकी है कि हम अंधेरों में हाथ मार रहे हैं, हमें कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। पूर्व सैनिकों का इमीडिएटली उपनल में सेल खोला जाए, उनको गांव के अपने अपने गांव का सुरक्षा के लिए 5-5 पूर्व सैनिकों। देखिए एक चीज, हम अगर इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो हम हजार बकरियों को, सबसे सॉफ्ट टारगेट जंगली जानवरों का भेड़ बकरी होता है, और उन भेड़ बकरियों की आज दिन तक हमने रक्षा की है हमारे कुत्तों के माध्यम से। हमारे झबरू कुत्ता जो इनसे लड़ने की क्षमता रखता है जंगली जानवरों से, वो झबरू कुत्तों को तुम अनदेखा क्यों कर रहे हो। ये लोग दोनों चीजों को, पूर्व सैनिक जो एक सजग पहरी के रूप में बंदूक चलाना जानते हैं, उनकी अनदेखी, और जो झबरू हैं हमारे भोटिया कुत्ते हैं, उनको अगर हर गांव में 2-2 हो जाएं तो इस सरकार की, इस व्यवस्था की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। बाकी हम ये नहीं कह रहे कि हम बहुत बड़े सलाहकार के रूप में सलाह दे रहे हैं, लेकिन अपने इतिहास को समझो, अपने पूर्वजों का जो बनाया हुआ सिस्टम था। ठीक है थपलियाल साहब, लौटते हैं आपके पास में और मेहमानों को भी हम चर्चा में जोड़ेंगे और इस मुद्दे पर करेंगे विस्तार से खास बातचीत, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए आप पर रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे।
के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। बलबीर सिंह रावत जी हमारे साथ में हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बलबीर जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जंगली जानवरों का ये आतंक जो लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके लिए एक तरफ सत्ता पक्ष जो लगातार बेहतर काम करने के दावे कर रही है, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष में चाहे तपलाल साहब को आपने सुना, आशीष जी भी लगातार अहम बातें कहते हुए नजर आए। क्या लग रहा है कि क्या विपक्ष की बातों को और जनता की फिक्र को नजरअंदाज करने का काम हो रहा है? क्योंकि आंकड़े जो बता रहे हैं अपने आप में बहुत भयावह हैं और वर्तमान में स्थिति भी प्रदेश में बहुत ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। धन्यवाद गरिमा जी और सभी के न्यूज के दर्शक गणों को जय उत्तराखंड। आदरणीय पैनलिस्ट, नीति और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ग्राउंड पे, ये तो सरकार अगर सत्ता पक्ष के यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो उनसे यही पूछना चाहता हूँ कि आप जो नीति बनाते हो, जो आपके मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं, पहले वो घोषणा करते हैं बाद में नीति बनती है, या केवल न्यूज़पेपरों की हेडलाइंस बनने के लिए आप घोषणा कर देते हो? कि आपकी नीति है भी वहां पे उत्तराखंड में पहाड़ी समाज को आप चाहते हो कि पहाड़ी वहां पे रहे, या आप चाहते हो कि वहां से सब लोग जो है पलायन करके चले जाए? इस पे आप जो है क्लियर पहले तो आप अपनी बात रखें कि आपकी नीयत क्या है, कि आप वाकई में चाहते हो कि पहाड़ों में वहां पे आबादी रहे, या चाहते हो कि वो खाली हो जाए वहां पे और फिर औने पौने दामों पे आप जो है अपने मित्रों को वहां पे बेच दो उन पहाड़ों को? इस पे आप पहले जवाब दीजिए। दूसरा, उत्तराखंड में अगर 2000 से हम बात करें तो कम से कम 1200-1300 लोग जो है वहां पे खत्म हुए हैं और 950 के आसपास में गांव जो है बिल्कुल पलायन हो गया उनका कि वन्य जीवों की वजह से। तो उसके आंकड़े हैं आपके पास कि वहां पे जो है इंसान तो गए, लेकिन वहां पे जो जानवर थे, जो दुधारू पशु थे, जो उनकी आजीविका थी, उसका कितना लॉस हुआ है और उस लॉस को कितना कवर किया है? और जो लॉस आप लोगों ने कवर किया है, क्या उसमें आपने सबको एक नजर से देखा है, या ये पूछा है आपके विधायकों ने वहां पे कि पहले ये बताओ कि ये आदमी कौन से दल से बिलोंग करता है? ये आदमी बीजेपी का है तो उसको जो है मुआवजा मिलेगा, या उसको जो है वहां पे उस चीज का वहां पे उसको यथावत मुआवजा मिलेगा? पर नहीं, उनकी नीयत क्या है? वहां पे सिर्फ विपक्ष को ढूंढो, विपक्ष के आदमी को टारगेट करो, पहाड़ी को खाली करो, खत्म। अभी जो है 8 नवंबर हमने ये ज्ञापन दिया है भिक्केसैंण में, अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा में। भिक्केसैंण एक आपका तहसील है, वहां के एसडीएम को हमने ज्ञापन दिया है। वो ज्ञापन क्या मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया है? 1.5 महीना हो गया, आजकल डिजिटल एआई का जमाना है। क्या आपने उस पर संज्ञान लिया जब हमने कहा कि इस पूरे क्षेत्र जो है वन्य बहुल प्रदेश है, यहाँ पे पूरे गांव को जो है आप जो है इलेक्ट्रिक फेंसिंग से कवर कीजिए? वहां पे जब हम जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि इस तरह की कोई योजना नहीं है कि हम लोग अभी ग्राम पंचायतों को हमने जो है इलेक्ट्रिक फेंसिंग के लिए बोला है, सोलर आधारित। आपकी नीयत क्या है? आपने कार्बन नेशनल पार्क में जितने कर्मचारी थे आपके, आपने वहां पे आईफोन खरीदवाए, आपने ड्रोन खरीदवाए, और ड्रोन खरीद के आपने किया क्या? जो लेडीज है जा रही है वन में दिनचर्या के लिए, कोई शौचालय जा रही है, उसकी वीडियो आप वायरल कर रहे हो। अरे कैसे कुकर्मी आप हो यार, कोई शर्म है कि नहीं है? पूरे प्रदेश में अभी आपके कुकर्मों का टी आती है, आप पे घिन आती है। ये पूरा प्रदेश थू थू कर रहा है आप पे, बीजेपी पे। महिलाओं को बोलते हो टांग उठाओ, महिलाओं के शौचालय जाने की वीडियो बना रहे हो। अरे किस तरह की भ्रष्टाचारी कुकर्मी सरकार है? चलिए ठीक है, हम जवाब लेते हैं। अभी हमारे साथ में प्रवक्ता लगातार बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप भी भाषा का
ध्यान रखिए। रविंद्रनाथ कौशिक जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ठीक है, आप टीवी पर बैठे हैं, चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। रविंद्रनाथ कौशिक जी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार है। रविंद्र जी, स्वागत है आपका। सर, क्या कहना चाहेंगे? पहाड़ों में डर का साया है, प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर जहां पर जंगल खासतौर पर नजदीक है, वहां पर जंगली जानवरों का खतरा भी काफी बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे वजह क्या आखिर कारण रहा कि ये स्थिति हो गई? सैनी जी, मैं आऊंगी आपके पास में। पहले गरिमा जी, मुझे जरा कहीं आवश्यक कार्य जाना है, अगर आप मुझे क्षमा करें। ठीक है, तो मैं बिल्कुल जरा बिल्कुल बिल्कुल आप जा सकते हैं सर, आप अपना पक्ष रख भी चुके। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कौशिक जी, आप बताइए। कौशिक जी, आपको आवाज मिल रही है क्या हमारी? म्यूट हो रखी उनकी। कौशिक जी, आप अनम्यूट करें प्लीज। कौशिक जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? आप मिल रही है? हाँ, आवाज आ रही है जी, बोलिए सर, बोलिए सर। हाँ, तो मेरा यही कहना था कि भाई जीवन और दुनिया जो है बड़ी डायनेमिक है, उसमें रोज परिवर्तन आते हैं, रोज नई चुनौतियां आती हैं। लेकिन हमें ये महसूस होता है कि ये जो वन्य मानव जीव संघर्ष जो स्थिति है, उसके लिए सरकार और विभाग तैयार नहीं है। जैसे अभी इन लोगों ने 11 करोड़ की डिमांड की है उपकरणों के लिए। क्या आपके पास उपकरण नहीं थे, या आप जो है नए सिरे से डिमांड आपका जो है आपका तैयारी कर रहे हैं आप? तो दूसरी बात यह है कि सोलर फेंसिंग की इन्होंने अब सूझी है। सोलर फेंसिंग के लिए इन्होंने केंद्र सरकार से बजट मांगा है। अब केंद्र सरकार जो है वो बजट कब देगी कब नहीं देगी, चूंकि उसके सामने पूरे देश को संभालना होता है। तो कुल मिलाकर के सरकारी तैयारी जो है अपर्याप्त है, और जो विपक्ष के लोग बातें बता रहे हैं उनमें काफ़ी हद तक सच्चाई है। हालांकि जो हमारे उत्तराखंड के युवा नेता हैं उनको अभी थोड़ा परिपक्व होने की आवश्यकता है। वो कभी तो जो है आपके 5 साल पहले की बात बताना शुरू कर देते हैं, कभी आगे की बात बताना शुरू कर देते हैं, कभी दूसरी बातें। तो विषय पे फोकस करना चाहिए। खास तौर पे जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे आशीष सैनी जी, और पैनुली जी से तो हमेशा ही जो है बातचीत करने में मजा आता है। सैनी साहब ने भी बड़ी फोकस्ड बात कही है। थपलियाल जी को मैं बहुत पहले से जानता हूं, तो थपलियाल जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि भाई पूर्व सैनिकों को वहां तैनात करिए, और भोटिया कुत्ता जो पहाड़ की कल्चर का हिस्सा रहा है उसका भी उपयोग सोचना चाहिए। और वन्य जंतु संस्थान है देहरादून में, उसकी सलाह लेनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के स्थितियां ऐसी नहीं है कि जो नियंत्रण में ना हो। इतना बड़ा प्रदेश है और 70% जो है यहाँ पे वन है। तो कुल मिलाकर के स्थितियां बहुत अनियंत्रित नहीं कह सकते, लेकिन अलार्मिंग जरूर है। उसका सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, इसे एक प्राथमिकता बना करके इस तरह ध्यान देना चाहिए। जी ठीक है, चलिए लौटते हैं आपके पास में, और मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजेश्वर जी का रुख कर लेंगे, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। सर, गुस्सा विपक्षों का आपने स्क्रीन पर भी सुन ही लिया होगा, और आशीष जी ने जो सवाल उठाए उनका क्या कोई जवाब है आपके पास में? वो लगातार गिनवा रहे थे कि भाई इन चीजों के लिए आपने क्या किया, आप बता दीजिए। कचरा नियंत्रण के लिए क्या कर रहे हैं आप? मैं गरिमा जी एक बार बता दूं, आशीष जी ने जो 20 तारीख की माननीय मुख्यमंत्री की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसी की बाइट को लेकर के बता रहे थे कि अपग्रेडेशन क्या क्या चीजें होनी, उन्हीं को वो वापस रिपीट कर रहे थे। उन्हें शायद गांव का आइडिया नहीं। मैं तो कल भी गांव में था, आज ही मतलब कल ही गांव से वापस आया। मैं तो अपने गांव में रहा हूँ, अपने गांव में ही बता देता हूँ कि वहां बकायदे सोलर फेंसिंग के लिए इक्विपमेंट भी आ गए, मतलब सोलर फेंसिंग की लाइटिंग भी आ गई और लाइटिंग लग भी रही है। तो वो जो बातें करते हैं कि बजट नहीं है, बजट तो ऑलरेडी एलोकेटेड है। उन बजट का ही पार्ट में से आपको यूटिलाइज करना पड़ता है, आपको प्रायोरिटी चेंज होती है हमेशा सब जगह। जो इमरजेंसी पर्पज के लिए तो बजट ऑलरेडी एलोकेटेड होता है। शायद उन्हें पता है, बहुत चीजों का नहीं है पता है, उसके बाद नहीं। थपलियाल जी ने बहुत अच्छी बात बताई। एक उन्होंने बड़ा उठाया था सवाल कि क्या आपका जो वैज्ञानिकों का कौन सा दल है, आप मुझे उनको कैसे समझाएं? थपलियाल जी ने बड़े अच्छी तरीके से बताया कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है और आप बात कर रहे हैं कहा कि
तो वो क्या है कि सिर्फ इल्जाम लगाने के लिए जो बातें आप कहते हैं वो नहीं, उससे आगे बढ़िए, उन ये चीजें समझाइए। और कपिलाल जी की बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं तो खुद ही प्रत्यक्ष हूँ कि मसूरी एक जमाने में वीरावान हो गया था, जहाँ वो एक्स सर्विसमैन को जब वहां लेके गए तो उन्होंने वापस मसूरी को, उस पूरी पहाड़ी को हरा भरा किया। तो जो एक्स सर्विसमैन की जो सेवाएं हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो सेवाएं हमेशा अच्छी होंगी, और हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार भी उसमें सोचेगी, और मुझे लगता है कि उसमें हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे होंगे। और जैसे हमारे यूकेटी के साथी जी बोल रहे थे, बाकी चीजों को हम छोड़ देते हैं, एक सीधी सी बात करते हैं कि घोषणाएं और योजनाएं साथ साथ बनती, क्योंकि उन्हें कभी सरकार में रहने का अनुभव नहीं मिल पाया, ना उनकी पार्टी को मिल पाया, उल्टा 10% से 0.1% के वोट बैंक पे आ गए। इन्हीं सब कारणों से आ गए क्योंकि वो सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और अपनी बातें ऐसे इस ढंग से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी एक प्रवक्ता के नाते उस ढंग से क्वेश्चन नहीं पूछना, इस ढंग की भाषाएं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जहां तक लोगों का पहली बात तो आपको मैं बता दूं, सुन लीजिए पूरी बात, सुन लीजिए पूरी बात आपकी बात नहीं बोला, आपके नेता लोग बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं। अरे सर, ये हमारे नेता नहीं बोल रहे ना, या तो इनको साइलेंट कर लीजिए, या तो फिर मुझे बोलने दीजिए, या इनको बोलने दीजिए। ठीक है, आप बोलिए। राजेश्वर जी आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद में फिर आप बोलिएगा। बलबीर जी उसके बाद आप बोलिएगा। जहां तक जागरूकता की बात है, जहां तक सरकार की नीयत की बात है, सरकार की नीयत बहुत क्लियर है, सरकार 100% काम करने जाती है। जहां तक केंद्र सरकार से सहायता की बात है, कौशिक जी ने बड़ा उकाला कि बजट कब आएगा, बजट तत्काल आएगा। माननीय प्रधानमंत्री से लेकर के लिए इस उत्तराखंड के लिए स्पेशल उनके हमेशा कंसिडरेशन में रहता है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि कोई एडिशनल बजट भी चाहिए तो वो भी आएगा। अब दूसरी बात आई थी, कौशिक साहब ने कहा था कि करीब 11 करोड़ रुपए जो इक्विपमेंट चाहिए, आप इक्विपमेंट को हमेशा अपग्रेड, एआई को हमेशा सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन, ये सब चीजों की जरूरत होती है, और लोकलाइज हिसाब से जरूरत होती है। तो अपग्रेडेशन आपको चाहिए, उन अपग्रेडेशन की हम बात कर रहे हैं लगातार, और अपग्रेडेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आज जो अपग्रेडेशन है कल भी फिर दोबारा अपग्रेडेशन चाहिए होगा, कल परसों जो चीज आएंगी उसके फिर अपग्रेडेशन चाहिए होगा। तो अपग्रेडेशन हमेशा करते रहना पड़ेगा, उसका कोई बहुत ज्यादा रास्ते नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि आज जो अपग्रेड हो गया वो अगले 10 साल तक के लिए वही का वही रहेगा। हो सकता है अगले 6 महीने में फिर कोई नई सिचुएशन आए, उसके हिसाब से करें, या साइंटिफिक इनपुट आए, या कोई दूसरी जगह से इनपुट आए, उन इनपुटों को लेकर के कोई नई चीजें की जाए। तो नीयत बड़ी साफ है। हम अपने पूरे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी से लेकर भारतीय जनता की सरकार डिवोटेड है, और उनके इमोशनल और दूसरे इश्यू को, और गुस्सा, क्योंकि सत्ता में हम है तो गुस्सा जायज बात है कि गुस्सा हमारे ऊपर ही आएगा, और हम उस गुस्सा को मतलब स्वीकार करते हैं, और उसको गुस्सा के कोशिश करते हैं जो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल उसको उस ढंग से ठीक करा जाए। चलिए ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। गरिमा जी, मेरे को अगर आप बात करने का मौका देंगे तो हम अपनी बात को यहाँ पे रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी कह रहे हैं कि मैच्योरिटी नहीं है। आप बताओ ना, मैच्योरिटी कहाँ जाएगी हमारी? हम तो पलायन करके जो है परदेशों में चले गए हैं, हमारे पहाड़ खाली हो गए हैं। अगर इनकी नीयत सही है, बीजेपी के प्रवक्ता जो हमारे राजेश्वर जी कह रहे हैं, अगर आपकी नीयत सही है तो दिखना चाहिए ना काम धरातल पे। और जो मैं आरोप लगा रहा हूं, ये मेरे आरोप नहीं है। आज पूरा मीडिया, पूरा सोशल मीडिया एक ही ट्रेंड कर रहा है, कुकर्मी बीजेपी। ये मेरे शब्द नहीं है। दूसरी चीज, अगर आपकी नीयत सही है तो जो आपने अभी वन्य जीवों से बचाव के लिए जो आप लोगों ने जो उपकरण खरीदे थे, उस उपकरणों को सही ढंग से यूज क्यों नहीं किया गया? क्यों लेडीज जो शौच जा रही है उनकी वीडियो बनाई जा रही है? ये तो मैं नहीं बोल रहा ना, न्यूज़पेपर की कटिंग है। तो उसमें क्या गलत बोल रहा हूं? आप बताओ मुझे। अगर आप लोगों की नीयत सही है तो कार्य कीजिए ना, दिखना चाहिए धरातल पे। अभी मैं 5 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 2000 में राज्य अलग हुआ और आज तक का रिकॉर्ड है कि 1250 प्लस जो है व्यक्ति वहां पे अटैक के कारण मरे। लेकिन व्यक्ति तो गए, लेकिन उनके साथ में जो पशुधन है वो कितना गया उसका कोई आंकड़ा नहीं है, और कितने लोगों को मुआवजा मिला उसका कोई आंकड़ा नहीं है। 10 लाख मुआवजा देंगे, लेकिन हमें 10 लाख मुआवजा नहीं चाहिए। लेकिन उसमें नीति ढूंढी जाती है कि ये कौन से पार्टी से बिलोंग करता है, उसको जो है मुआवजा दिया जाएगा वहां पे। अगर मैं ये बात गलत बोल रहा हूं तो आप बताइए मेरे सामने।
नीति भी सही होनी चाहिए, नियत भी सही होनी चाहिए। पहाड़ में व्यक्ति अगर है तो पहाड़ में काम करना चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फेंसिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, सोलर पैनल की, जहां पे झाड़ियां उगी हुई है, झाड़ियां काटने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है आपके पास। उपनल में जो कर्मचारी थे उनको आप महीने के 1000 रुपए वेतन दे रहे हो। 1000 रुपए वेतन में क्या होता है आज की डेट में? अगर आदमी घर से बाहर भी निकलता है और वो 200 रुपए भी अगर खर्च करता है तो कितने होते हैं? 6000 रुपए जाते हैं। और 1000 रुपए आप उसको तनख्वाह दे रहे हो, और आपने आप जो है दिल्ली में, गुजरात में बैठी हुई एसी कमरों के अंदर में बैठ करके आप पहाड़ों की नीति बनाओगे। पहाड़ों की परिभाषा भी पता है आपको क्या होता है पहाड़ों में, किस तरह की दुर्गम परिस्थितियां होती है। और आप बोल रहे हो झबरू कुत्ते। अरे पहाड़ के हर घर में एक कुत्ता पाला जाता है। मेरे घर में खुद 2-2 कुत्ते हैं। लेकिन कुत्ता क्या करेगा? जब आप चिड़ियाघरों से वहां पे छोड़ोगे जंगली जानवरों को, जो कि आदमियों ह्यूमन फ्रेंडली है, वहां पे वो आदमियों के साथ में घुलने मिलने में उसको जंगलों में डर लगता है उस जानवर को। वो आदमी जहां दिखता है वहां की ओर आते हैं वो भालू। फिर वो अटैक ही नहीं करेगा तो क्या करेगा? कांग्रेस सरकार आई, उसने जो है दुनिया भर के बंदर जो है छोड़ दिए पहाड़ों में। बीजेपी आई, उसने चिड़ियाघरों से सारे जो एक्स्ट्रा जानवर थे वो छोड़ दिए। काले रंग का बाघ देखा गया अभी हमारे पहाड़ में। काले रंग का बाघ तो कभी होता नहीं था। कौशिक जी बताए, थबल्याल जी बताए। थबल्याल जी तो पहाड़ी व्यक्ति हैं। थबल्याल जी अपने कभी काला बाघ देखा अपने पहाड़ में? हमारे उत्तराखंड में काला बाघ देखा गया। तो अचानक तो बढ़ेगी नहीं ना इन जंगली जानवरों की जनसंख्या। मैं 4 पॉइंट गिनाता हूं, 4 पॉइंट आप जवाब दे दीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता जो यहाँ पे है, मुख्यमंत्री धामी जी ने घोषणा करी है कि 10 लाख रुपए मुआवजा देंगे। कितने लोगों को अभी तक मुआवजा दिया गया? पहला पॉइंट। दूसरा, जो अभी तक आप लोगों ने उपकरण खरीदे, क्या उन उपकरणों की सही तरीके से यूजेस हो रहे हैं? उस पर आप बताइए। तीसरा, इलेक्ट्रिक फेंसिंग सोलर आधारित गांवों के तरफ, जो गांव जंगलों से सटे हुए हैं, कितने गांवों पे लगे हैं? चौथी, जंगली जानवरों से जो अटैक हुए हैं उसमें पशुधन कितना था, उस पर कितना मुआवजा दिया गया, वो बता दीजिए। हम मिच्योर नहीं है, हमको ये जवाब दे दीजिए आप। और आप बताओ कि महिला आज जो है पूरा देश देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है। उत्तराखंड छोड़ो, अंकिता भंडारी, अरे भैया कहां गई अंकिता? कौन था वो वीआईपी? किसको चाहिए वो स्पेशल ट्रीटमेंट? और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपके आज नेता चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। एक बोल रहा है महेंद्र भट्ट है, दूसरा बोल रहा है कौशिक है। अरे भैया यार, माँ बहनें सबकी घरों में है, इज्जत करो उनकी। कितना आप अहंकार में डूबोगे? बीजेपी जो है अहंकारमयी पार्टी हो गई है आज की डेट में। और अहंकार रावण का भी चला गया, जिसको कि तीनों वेदों का ज्ञाता था और सोने की लंका में रहता था। ये गुजरात नीति छोड़ो। राजेश्वर जी, अगर आप पहाड़ी हो ना तो सचमुच में दिल से आप दिल पे हाथ रख के बोलो कि क्या बीजेपी की नीति पहाड़ के लिए है या नहीं है? जवाब दीजिए आप। ठीक है, चलिए लौटते हैं आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में है पीसी थपलियाल जी है। सर कुछ जवाब देना चाहेंगे क्या अभी बलबीर जी की बात का आप? जी देखो, मैंने पहले ही कहा था कि ये बहुत सेंसिबल टॉपिक है और इसमें हमें राजनीति से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए। और हमेशा कभी भी किसी समस्या का अगर हल निकलता है तो इतिहास में जाकर उसके हल निकलता है। इतिहास को अगर हम समझें तो हमने अगर झबरू कुत्तों की बात की तो इसलिए की कि वो हजारों भेड़ बकरियों को सुरक्षित रखने में क्षमता रखता था, रखता है अभी भी। तो मैं केवल हम ये कह रहे हैं कि ये जो भोटियाज हैं जिनके पट्टे लगा देते थे हम कांटों वाले उनके गले में, वो बहुत मजबूती से फाइट करते हैं जंगली जानवरों से। और एक डॉग एक ऐसी चीज है जो हमेशा निर्भीक होकर जंगली जानवरों का सामना करता है। दूसरी ओर सैनिक जो है, जो लोग अभी ये बात आई कि हम हवाई फायर चलाएं वहां, तो अगर सैनिकों को मोटिवेट किया जाए, सैनिक बहुत ही मजबूत ह्यूमन रिसोर्स है उत्तराखंड का, इसको अनदेखा न किया जाए, ये मैं कह रहा हूं। क्योंकि सैनिक को भी भारतीय जनता पार्टी ने चिढ़ा सा दिया है। क्योंकि हमारी व्यवस्था अगर बार बार यशस्वी लगे रहेंगे और अपने लोगों को अनदेखा करेंगे तो निश्चित रूप से आप देखो कि पैनलों में हरदम हर व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी को गाली दे रहा है और गलिया रहा है और उसको दोषी ठहरा रहा है, और निश्चित रूप से उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा।
हम कोई भी आंदोलन कर रहे हैं, हमारे आपने देखा होगा कि जब जनरल टीपीएस रावत थे तो उन्होंने इस राज्य को उपनल दिया। उपनल इतना आधार बना कि उपनल के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए यहाँ की सरकारों ने बचाया। आज किस तरह से सरकारें उपनल के कर्मचारियों से व्यवहार कर रही हैं तो हमें दुख हो रहा है। जनरल खंडूरी आया फौजी, उस फौजी ने भू कानून को सख्त बनाया और एक ऐसा दिया कि पूर्व सैनिकों की पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी से खिसकता हुआ पूर्व सैनिक निश्चित रूप से आज चिंता में है। उसके बेटे को रोजगार नहीं मिल रहा, उसके फैमिली को स्वास्थ्य नहीं मिल रहा, उसके जो निराशा छाई हुई है और ऊपर से जो जंगली जानवरों का आतंक और उसके ऊपर कर्नल अजय कोठियाल का यह कहना कि आपदा में जिस तरह से धराली को तुमने अनदेखा किया है और वहां के लोग किस तरह से दबे हुए हैं आज भी, क्या उनके पागल होते हुए परिवारजन उनको कोई उनका आंसू पहुंचने वाला नहीं है। इन चीजों को संज्ञान में लेते हुए हम लोग भी लगभग पगला गए हैं और हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नेतृत्व आए जो जिम्मेदार हो, जिसमें विजन हो। ये हम बार बार बोल रहे हैं, कांग्रेस के लिए भी यही बोल रहे हैं, यूकेडी के लिए भी यही बोल रहे हैं। नहीं तो तमाम दल आज गैंग बनकर काम कर रहे हैं और जनता असहाय महसूस कर रही है। किसी के पास भी जनता की समस्याओं का हल हमें नहीं दिख रहा है। इसलिए हम पूर्व सैनिक बार बार वार्निंग करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तमाम राजनीतिक दलों को कि विजनरी लोगों को सत्ता में लाओ। और यही अपील हमारी 2027 में जनता से होगी और जन उम्मीदवार हम उत्तराखंड में तैयार करेंगे इन समस्याओं का हल करने के लिए। जी और मेहमान हमारे साथ लगातार हैं। जी इसी पे जो है विजन डॉक्यूमेंट है 1992 का। ठीक है सर। बलवीर जी अब रुक जाइए, बलवीर जी अब रुक जाइए, लौटेंगे आपके पास में और मेहमान भी चर्चा में आए हुए हैं। रविंद्रनाथ जी से हम पहले रिएक्शन लेते हैं, उसके बाद में फिर राजेश्वर जी के पास जाएंगे। रविंद्रनाथ जी क्या कहना चाहेंगे? सर आपने जो बातें कही उनको स्वीकारा क्या, लेकिन कई सारे लोगों को आपत्तियां भी थी। आवाज मिल रही है? मैंने पहले भी निवेदन किया है कि जीवन और दुनिया जो है बहुत ही डायनेमिक है, रोज नई नई चुनौतियां आती हैं। बिल्कुल। तो उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ती है। थपलियाल जी ने उपनल की जिक्र किया तो, और बलबीर जी ने पता नहीं अपने कहाँ से आंकड़ा दिया कि 1000 रुपए जो है उन्हें वेतन मिलता है। उपनल जो है वो पूर्व सैनिकों को उपनल में बैठे हो। नहीं आप जो कह रहे हो कौशिक जी, उपनल में जो है अभी एक झाड़ी कटान के लिए एक शाखा है, उसमें उनको 1000 रुपए मिल रही है, उनका प्रदर्शन चल रहा है। ठीक है चलिए एक एक करके बोलिए। हाँ जल्दी से कौशिक जी आप कंप्लीट करिए। उपनल जो है वो पूर्व सैनिकों को उनकी कौशल का, उनके अनुभव का लाभ उठाने के लिए, और चूंकि सैनिक जो है बहुत कम उम्र में घर आ जाता है तो उनके जीवन को उपयोगी काम देने के लिए बना था। फिर उसके बाद उपनल में जो है इसे बना दिया एक एजेंसी कि साहब हर विभाग को हर तरह के लोग हम देंगे। तो उसमें जो है वो गैर सैनिकों का बाहुल्य है और उसमें एक न्यूनतम वेतन तय है। तो जो है वो आपके जो है न्यूनतम वेतन से तो उपनल वालों को ज्यादा ही मिलता है। और अब तो उपनल वाले लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई हमें नियमित कर दो। जैसे आपकी जो है आज ही आपकी कंपटीशन फाइट करके लगे हैं, तो उपनल का जो है इस्तेमाल बहुत गलत हुआ है, राजनीतिकरण उसका बहुत ज्यादा हो गया है। और जहां तक ये है कि सरकार को, मैंने आपको पहले भी कहा है कि जैसी चुनौतियां आती हैं, जैसी समस्याएं आती हैं, उसके हिसाब से जो है वो सरकार को सक्रिय होना चाहिए। और अपनी देखिए जैसे जीवन की प्राथमिकताएं बदलती हैं वैसे ही सरकारों की भी प्राथमिकताएं बदलनी चाहिए। आप जो है पलायन के पीछे पड़े हुए थे, पलायन में जितनी कामयाबी मिली वो हम हमारे सामने है। कुछ 100 लोग वो भी आपके जो है कोरोना काल में आए थे, उनमें से कुछ टिके, कुछ वापिस चले गए। तो अब सवाल ये है कि पलायन से भी ज्यादा जो है वो चुनौतीपूर्ण आपके सामने ये वन्य जीव और कहीं ना कहीं पलायन का एक कारण तो ये भी हो रहा है ना कि लोग डर के मारे जा रहे हैं, लोगों की पढ़ाई जो है वो अफेक्ट हो रही है। राजेश्वर जी जल्दी से कोई आखिरी रिएक्शन, कोई सांत्वना देना चाहेंगे अपने प्रदेशवासियों को? सांत्वना से काम नहीं चलेगा, अब जवाब देना पड़ेगा। हाँ ठीक है।
एक तो इनको जुगेडी वाले प्रवक्ता को बता दो, इलेक्ट्रिक फेंसिंग की कोई बात नहीं होती, सुन लीजिए, सुन आराम से। इलेक्ट्रिक फेंसिंग की कोई बात नहीं होती, तो कभी आप इलेक्ट्रिक फेंसिंग नहीं लगा सकते कि किसी को खतरा, जान का खतरा हो। सोलर आधारित, सुन लीजिए, अब सुनते चलिए। आप सोलर आधारित तो इलेक्ट्रिक ही होती है। और दूसरी बात जो है, हपल्याल जी ने बड़ा अच्छी तरीके से बताया कि भूटिया कुत्ते में एक नेचुरल सेंसर है। मैं उनकी बात से बहुत सर भाई, जो हम आज की डेट में बोलती है एआई द्वारा सेंसस किया गया, वो नेचुरली जनरेटेड सेंसर है। मैं उस बात से एग्रीड हूँ कि वो खुद ही आइडिया लगा लेते हैं कि कौन सा जानवर इफेक्ट करने वाला है, तो वो एक तरीका। लेकिन मुझे लगता है उसमें उसको बियॉन्ड भी जाना चाहिए कि आज की परिस्थितियों में क्या वो वास्तव में वो सस्टेन कर सकते हैं क्या किसी गांव में, या गांव में सस्टेन कराने का वो कुछ सिस्टम बचा है क्या, और उस सिस्टम को कैसे कह सकता है। मुझे लगता है उसमें स्टडी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तीसरी बात आ जाती है, हमारा जो काम करने का तरीका होगा साइंटिफिक होगा, प्रोफेशनल होगा और मानववादी होगा, और मानव के हितों की सुरक्षा करने के लिए होगा। हो सकता है कि कुछ गलतियां हुई हो या कुछ जगह कमियां रह गई हो, उन कमियों को, लूप होल को भी ठीक किया जाएगा। और हम सबके साथ खड़े, आम जन के साथ खड़े, पूरी पार्टी खड़ी है और पार्टी की पूरी सरकार भी आम जन के साथ खड़ी हुई है। ठीक है, चलिए, उम्मीद यही है कि देखिए स्थितियां जो हैं वो कम से कम बेहतर होंगी और ऐसी चीज़ें जो अब तक लगातार मानव वन्य जीव और इनके बीच का संघर्ष बढ़ा रही हैं, उनको लेकर सरकार जो है वो विस्तृत रूप से काम करेगी और चीज़ें बेहतर होंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो मानव वन्य जीव संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ सत्ता पक्ष जो लगातार चीजें बेहतर करने के दावे कर रहा है, लेकिन विपक्ष की ओर से कई बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।